हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, हम आज लास्ट सेशन कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले मिक्चुरेशन के बारे में, डिफरेंट वेरियस ऑर्गन जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीशन में अदर देन किडनीज, और साथ साथ एंड में पढ़ेंगे जितने भी डिसऑर्डर रिलेटेड है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ओके, तो चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaya Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, COVID warrior, social worker and many more. तो बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए। साक्षी बायो के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्विज, आपको हैंड रिटन नोट्स, आपके डाउट क्लियरिंग एंड मेनी मोर थिंग, लाइव इंट्रैक्शन एंड सो मेनी थिंग्स यू विल गेट ओवर हियर। वंस यू ज्वाइन यू विल रियलाइज इट। ओके, चलिए, तो हम आज मिक्चुरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पुल होते हैं। मतलब कहते हैं ना, जब बाल की खाल निकालते हैं खींच खींच के, तो क्वेश्चन यहाँ से चुने जाते हैं, वैसी वाली टॉपिक्स हैं ये। तो चलो, पहले मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम योर यूरेथ्रा इज मिक्चुरेशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि कैसे न्यूरल आपका कंट्रोल होता है मिक्चुरेशन पे, लेकिन आज हम पढ़ने वाला है कि रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा बाय मिक्चुरेशन, जिसको हम यूरिनेशन के नाम से भी जानते हैं, वो डिफरेंट आपकी ह्यूमंस में कैसे देखा जाता है, क्योंकि बच्चों में इसका प्रोसीजर डिफरेंट है एज कंपेयर टू अडल्ट्स। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखते हो आप, डायपर पहनाते हैं, वो नहीं बता पाते कि उन्हें यूरिनेशन करना है, उनसे यूरिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स होता है, उस वक्त उनके बस में नहीं होता है वो दे कैन यूरिनेट, क्योंकि अभी उनके ऑर्गन्स बहुत प्रॉपरली ग्रो नहीं हुए हैं कम्प्लीटली। धीरे धीरे विथ एजिंग दे विल ग्रो अप, लेकिन वो जब 4 से 5 साल तक के हो जाते हैं तब ये रिफ्लेक्स वॉलेंट्री हो जाता है, और दे कैन टेल व्हेन दे हैव टू यूरिनेट, दे कैन इन्फॉर्म व्हेनेवर दे फील लाइक यूरिनेटिंग, तब ये वॉलेंट्री रिफ्लेक्स बन जाता है। रेगुलेशन कैसा होता है हमारे मिक्चुरेशन का? यूरिनरी ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेली आपका यूरिन स्टोर होता है, राइट? तो जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ते जाता हाफ के लगभग जब आपका यूरिनरी ब्लैडर बढ़ता है, तभी उसको अर्ज एक रिफ्लेक्स भेज देता है CNS को कि भाई अब मैं भरने लगा हूँ। जब तक वो रिफ्लेक्स आएगा, पता चलेगा, तब तक ब्लैडर काफ़ी हद तक भर चुका रहेगा, तब उसको क्लियर करने का सिग्नल मिल जाता है आपके मसल्स को। कौन कौन से मसल? स्फिंक्टर मसल एंड डेट्रूसर मसल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, राइट? इट इज कोलैप्सिबल सैक लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द पेल्विस। तो यूरिनरी ब्लैडर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, जो कि पेल्विस में सिचुएटेड होता है। इट्स वॉल आर मेड अप ऑफ डेट्रूसर मसल, जो अभी मैंने बात की, एंड लोअर पोर्शन ऑफ ब्लैडर इज ब्लैडर नेक। ठीक है, जो ब्लैडर का लोअर पोर्शन उसको ब्लैडर नेक कहते हैं, जहां पे फिर नेक्स्ट यूरेथ्रा आपका एक्सटेंड होता है, राइट? क्लियर है? तो इसमें बेसिकली कौन सा मसल है? डेट्रूसर मसल, और दूसरा स्फिंक्टर मसल है। नाम आपको मेनली डेट्रूसर से ही क्वेश्चन आएगा, मोस्टली यहीं पे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने ये लास्ट क्लास में भी बोला है आपको। तो देखो यहाँ पे डेट्रूसर मसल की लाइनिंग है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है सैक शेप का, और नीचे की तरफ आप देखते हैं ये नेक है आपके यूरिनरी ब्लैडर का, और फाइनली ये यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। क्लियर है? ये फाइनली यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी यूरिन में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो जो रेनल वेन है और रेनल आर्टरी है। आर्टरी है जो ब्लड को ला रही है, GFR हो रहा है, यानी कि आपका ग्लोमेरुलस बन रहा है, फाइनली वहां से निकल रही है जो वेन, उसको कहेंगे रेनल वेन। तो रेनल वेन में क्या होता है? आपका यूरिया काफ़ी कम मात्रा में होता है, क्योंकि यूरिया छन के आपका कहाँ चला गया होता है? अभी किडनी की तरफ चला गया होता है। तो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन हमारे रेनल वेन में काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू किडनी, राइट? हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है? आपके हिपैटिक वेन में होता है। क्यों?
हिपैटिक वेन एक ऐसा वेन है जिसमें आपका यूरिया सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यूरिया कहाँ बन रहा है, लिवर में, और हिपैटिक वेन लिवर से चीज़ों को ले जा रही है। आपको याद है मैंने बताया था आपको कि अगर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ से जो भी आपका डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बनता है वहाँ से आपका एक छोटा सा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जाता है जो कि लिवर से कनेक्ट करता है, उसके बाद ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपने आप को पोर डाउन करता है, राइट। तो यही हिपैटिक वेन है जो कि सारे यूरिया का जितना भी फॉर्म हुआ रहता है उसको कैरी करके आपके मेन वेन में पोर करती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखा गया, हिपैटिक वेन के अंदर यूरिया का प्रेजेंस होता है, राइट। एनालिसिस करेंगे जब यूरिन का तो इसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के आपके सिम्टम्स मिलते हैं। बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको यूरिन में अगर प्रेजेंट देखा जाता है तो बहुत सारे डिसऑर्डर को पहचाना जा सकता है। जैसे कि मोस्ट फेमस जो आप मतलब मुंह जुबान पे होता है, अगर यूरिन टेस्ट पे बात आए तो हम डायबिटीज़ की बात कर लें, राइट। तो डायबिटीज़ में बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिसकी प्रेजेंस के कारण आप बता सकते हैं कि पेशेंट इज डायबिटिक और नॉट। पहला है ग्लूकोज का प्रेजेंट, तो ग्लाइकोसूरिया कहते हैं उसको, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज ग्लाइकोसूरिया, राइट। कीटोन, ऐसे कीटोन बॉडीज क्या है आपके, कीटोन बॉडीज का अगर प्रेजेंस देख लिया गया यूरिन में तो उसको कीटोन्यूरिया कहते हैं, जो कि दोनों ही आपके डायबिटीज मेलिटस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन और आपका डायग्नोसिस होता है। क्लियर है, ये टेस्ट दिया जाता है जब भी आपको चांसेस लगते हैं कि डायबिटीज हो सकता है बंदे को। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन को प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। जो जो चीज़ प्रेजेंट होगी उसके आके यूरिया लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंस ऑफ दैट सब्सटेंस इन यूरिन। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ब्लड। बहुत बार ब्लड भी देखा जाता है कि यूरिन में निकल रहा है, कई यूटीआई हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत से ऐसे रीजंस हो सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टोटली डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉट हीमेटूरिया, दैट इज नॉट अ डिजीज, दैट इज नॉट अ सिम्टम, दैट इज अ नॉर्मल साइकिल विच हैपन्स इन अ फीमेल, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज हीमेटूरिया, राइट, हीमेटूरिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब बहुत हाई इन्फेक्शन होता है आपके यूरिन के पैसेज के थ्रू तो पस भी देखा जाता है। इसको पाइल्स में भी बहुत बार देखा गया है। आई नो इट हैपन्स एट टुवर्ड्स योर एनल रीजन, बट कई बार इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है तो पस आपके यूरिन के थ्रू आता है, तब इसको पायरिया नहीं बोलेंगे, पायरिया दांत में होता है, पाईयूरिया, ठीक है। दोनों डिफरेंट चीज़ें, पायरिया इज इन टीथ, दिस इज पाईयूरिया, राइट, प्रेजेंस ऑफ पस इन दी यूरिन। तो इस तरह के डिफरेंट सब्सटेंस आप जब यूरिन में देखते हैं जो कि नॉर्मल से अलग होते हैं, जो कि ये एक सिम्टोमैटिक चीज़ें हैं, इंडिकेटिव थिंग है कि ये कोई डिजीज़ को आपके इंडिकेट कर रहा हो सकता है। दिस इज एबनॉर्मेलिटी जिससे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसलिए आज के ज़माने में लैब डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डिजीज़ के सिम्टम इतने ज़्यादा मैच होते हैं कि एक कन्फर्मेटरी टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये हुआ होगा, फीवर है, बहुत हाई फीवर है, उतर नहीं रहा है, मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, बट पता कैसे चलेगा, जब तक प्रॉपर लैब टेस्ट नहीं होगा। सिर्फ सिम्टम देख के आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। डेफिनेटली आप प्रेडिक्शन बहुत लेवल तक अच्छा दे सकते हो, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट कौन देता है, आपका लैब टेस्ट, राइट। तो यूरिन का जब एनालिसिस करते हैं तो उसको 3 तरह से देख सकते हो। पहला तो फिजिकल अपीयरेंस का टेस्ट होता है कि भाई यूरिन का जो फिजिकल अपीयरेंस उसमें कोई चेंज देखा गया है क्या यूरिन ज़्यादा येलो दिख रही है, या यूरिन का एकदम ही कलर येलो चला गया यानी कि पानी पानी दिख रहा है, या यूरिन में कुछ आप वाइट कलर का कुछ पीसेस देख रहे हो, कोई ब्लड देख रहे हो, कोई स्मेल आ रही है इसमें से अलग सी, या बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है या बहुत कम यूरिनेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो फिजिकल कैरेक्टर के अंदर देखी जाती है, इससे एक बार यूरिन का एनालिसिस हो सकता है। तो यहाँ पे जब फिजिकल कैरेक्टर की बात करें तो वॉल्यूम, कलर, ओडर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें आपका फिजिकली चेक हो सकता है, राइट। सेकेंड चीज़ पे जब हम आएंगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करेंगे। माइक्रोस्कोप पे आपके यूरिन सैंपल को रखा जाता है और चेक किया जाता है कि उसके सेडिमेंट्स में क्या क्या होता है, ठीक है। आरबीसीज का प्रेजेंस है, डब्ल्यूबीसी का प्रेजेंस है, या कोई कास्ट सेल है, क्रिस्टल्स किसी तरह के प्रेजेंट है, या कोई एपिथेलियल सेल है। ये सारे इसमें से कुछ सेल्स आपके इंडिकेट कर सकते हैं किसी किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन को।
तीसरा डायग्नोसिस जो आप कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, वो केमिकल एनालिसिस है, जो बेसिकली डिफरेंट टेस्ट करने के काम आता है। तो ब्लड का पीएच टेस्ट करते हो, ब्लड का पीएच, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यूरिन का पीएच टेस्ट कर सकते हो। तो यूरिन का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच 6 होता है, पीएच कम हुआ यानी कि एसिडिटी बढ़ गई है, यानी कि कुछ गड़बड़ है यूरिन में, एल्कलिनिटी बढ़ गई, अगेन कुछ गड़बड़ है। तो जब भी पीएच से डामाडोल हो रहा है उसका पीएच की गड़बड़, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव साइड जा रहा है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है यूरिन में, राइट। नेक्स्ट आप ग्लूकोज का प्रेजेंस अगर देखते हो आपके यूरिन के अंदर, अगेन डायबिटीज का बहुत बड़ा आपका डायग्नोसिस दे सकता है ये। प्रोटीन का प्रेजेंस चेक कर सकते हो, कीटोन बॉडीज चेक कर सकते हो, नाइट्राइट प्रेजेंट है, यूरोबिलोजन, बिलीरुबिन, ब्लड, ठीक है। बिलीरुबिन आपका कब चेक होता है? जब जॉन्डिस में एकदम येलो होता है, हाथ वाथ का, आंखें भी येलो हो जाती हैं, जीभ भी येलो हो जाती है, स्किन पेल दिखने लगता है। ऐसा येलो नहीं हो जाएगा कि आप एकदम पीले पीले दिखने लगोगे, पेल मतलब कि एकदम कहते हैं ना रंग उड़ गया है, ऐसा लगता है, फील होता है। और यूरिन भी एकदम येलो होती है, क्यों? क्योंकि उसमें बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, जितने भी बाइल प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ गए हैं उसके अंदर, राइट। तो इस तरह से यूरिन का एनालिसिस हो जाता है। अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या सिर्फ किडनी करती है? उसके अलावा कोई ऑर्गन एक्सक्रीशन नहीं करता हमारी बॉडी में। बहुत से ऑर्गन्स हैं बेटा जो कि किडनी के अलावा भी एक्सक्रीशन में, मैं नहीं कह रही बहुत हाई अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, बट स्टिल दे आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन दी एक्सक्रीशन प्रोसेस, ओके। तो सबसे पहले इसमें लंग्स की बात करेंगे। लंग्स में अगर देखा जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये हमारे अंदर से CO2 को निकाल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या करेंगे अपने बॉडी में इतनी, तो उसको एलिमिनेट करने का काम कौन कर रहा है? लंग्स। 200 ml का कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट ये एक्सक्रीट आउट करता है। पर मिनट की बात हो रही है, पर डे वे की बात नहीं कर रही हूँ। 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट, और लगभग 400 ml पानी पूरे दिन में ये निकालता है। कौन? लंग्स हमारे, राइट। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में रिलीज आउट करता है। डिफरेंट वॉलेटाइल मटेरियल्स आर ऑल्सो रीडली एलिमिनेटेड फ्रॉम लंग्स। जो चीज़ वॉलेटाइल होती है या कि उड़ सकती है, समझ रहे हो, जो उड़ सकती है चीज़ें, वो सारी चीज़ें लंग्स के थ्रू आपकी सिक्रीट आउट कर जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लिवर। तो लिवर तो भाई मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गन है, जिसमें से बहुत सारे प्रोसीजर से रिलेटेड है। अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लो, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लो, अगर आप बात कर लो हिपैटिक सिस्टम की, पोर्टल वेन की, ब्लड सर्कुलेशन की बात कर लो, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिवर का नाम आ ही जाता है। तो ये भैया एक सेंटर ऑर्गन बन गया है कि हर जगह से अपने आप को जोड़ लिए कि मेरे टच में सारे लोग होने चाहिए, राइट। तो मेन साइट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये होते हैं। बाइल पिगमेंट का एलिमिनेशन कौन? हमारे लिवर करते हैं। किसके फॉर्म में? बाइल जब भेजते हैं हमारे बॉडी में, ये डाइजेशन में, तो बाइल हमारा बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी कैरी करता है, जो कि आपके फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो भी हमारा लिवर ही एक्सक्रीट करता है। विटामिन्स कुछ और ड्रग्स जो अननेसेसरी होते हैं हमारे बॉडी में वेस्ट के फॉर्म में, उन सब का एक्सक्रीशन हमारा लिवर करता है, जिसमें जो कि बाइल में ये सारी चीज़ें डालता है। और बाइल कहाँ जाता है? आपके इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से वो वेस्ट उठ के सीधे एनस के थ्रू आपके फीसेस के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है स्किन। भैया हम स्किन से रेस्पायर नहीं करते, आई टोटली अग्री, बट स्किन में भी दो ऐसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्सक्रीट आउट होती हैं। पहला होता है स्वेट, पसीना जिसको कहते हैं। दूसरा है सिबेशियस ग्लैंड, जिसमें से सिबेशियस फ्लूइड निकलता है आपका। तो पहले स्वेट ग्लैंड की बात करें, जो कि एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का आपका रिलीज आउट करता है, ठीक है। आपके वाटर बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में हो गया है, या बहुत अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है जो सरफेस पे आ चुका है, उसको एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन स्वेटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट देना बॉडी को, ठीक है, बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देना, ताकि वो होम्योस्टेसिस के थ्रू, बेसिकली इसका रोल होम्योस्टेसिस में, ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह पाए। नेक्स्ट है सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड आपकी आंखों में भी होता है, जिसमें से आपके बहुत सारे वैक्सेस, स्टेरोल्स, हाइड्रोकार्बन, फैटी एसिड
और ऑयली आपका कवरिंग जो स्किन के ऊपर होता है, ऑयल सिक्रीशन, जो बॉडी में चिपचिपापन आप देखते हो, स्किन में चिपचिपापन, ठीक है, आईज में भी होता है, स्किन में भी होता है, बहुत जगह होता है सिबेशियस ग्लैंड। ये जो चिपचिपा ऑयलीपन होता है ना हमारे स्किन में, वो सारा सिबेशियस ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्किन में होते हैं, स्किन के ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज आउट, एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। इंट्यूगमेंट ऑफ मेनी एक्वेटिक एनिमल एक्सक्रीट्स अमोनिया इन सराउंडिंग मीडियम बाय डिफ्यूजन। तो कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल हैं जिसमें अमोनिया का एक्सक्रीशन हो रहा है इन इंट्यूगमेंट के थ्रू, राइट। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म की बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब बात करेंगे डिसऑर्डर जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो है यूरेमिया, ठीक है। बाकी बहुत सी चीज़ें हमने सुनी है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत बार किडनी फेलियर हो जाता है और बंदे को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। अब पूरी बात समझेंगे। यूरेमिया का कंडीशन कब होता है? जब यूरिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में और किडनी इतना सक्षम नहीं होता है, या किडनी में की मैल फंक्शनिंग हो जाती है, या किडनी का प्रोसेस स्लो हो जाता है, या कुछ गड़बड़ हो जाती है किडनी में, जिसकी वजह से ये इस यूरिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा और ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, यानी कि टोटल किडनी फेलियर या टोटल किडनी मैल फंक्शनिंग कह सकते हो। तब यूरिया का कंटेंट हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। और यूरिया एक तरह का वेस्ट और टॉक्सिक मटेरियल है, इसको ज़्यादा देर बॉडी में रखेंगे तो बॉडी सड़ने लगेगी, समझ रहे हो, सड़ेगी। जब भी कोई कहते हैं ना एक खराब सेब पूरे टोकरी के सेब को खराब कर देता, बस वही वाला काम यूरिया करेगा। अगर इसको एक्सक्रीट नहीं किया गया टाइम टू टाइम तो ये पूरे बॉडी को सड़ाने लगेगा। इसके लिए आप क्या कहते हैं, मतलब आविष्कार किया है ह्यूमन से, भगवान ने बहुत सुंदर बॉडी बनाई है, बट ह्यूमंस ने भी ऐसे आविष्कार कर दिए हैं जो कि कोई चीज़ हमने खराब की है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर है, उसको रिप्लेस करने में। ये तो हमने नहीं कहूँगी कि जो भगवान बनाए उतना बेहतर प्रोसेस इंसान बना सकता है, लेकिन स्टिल इंसान ने भी ऐसी कई डिस्कवरी की जो कैन बी वेरी हेल्पफुल, कि अगर कोई भी ऐसी कमी हो जाती है इंसानों के अंदर तो इट कैन हेल्प आउट फॉर देम टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, जो यूरिया होता है, उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ योर किडनी, ठीक है। किडनी के बिना हीमोडायलिसिस होता है, जिसमें एक आर्टिफिशियल एक तरह से किडनी बना दी गई रहती है बाहर मशीन के फॉर्म में, जिसमें आपका ब्लड भेजा जाता है और ब्लड प्योर होके, मतलब अपना सारा यूरिया निकाल के और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाल के वापस से बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है ताकि वेस्ट उसका बाहर निकल जाए। तो हीमोडायलिसिस अगर आप एक रफ आइडिया लेना चाहते हो तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल किडनी है, राइट। आर्टिफिशियल किडनी के तरह का चीज़ है, एक मशीन है जिसमें कि आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाला जा रहा है। तो अब हीमोडायलिसिस की बात करें तो इसमें क्या करता है, आपके ब्लड किससे लिया जाता है, एक आर्टरी से निकाला जाता है, कोई कन्वीनियंट आर्टरी आपके हाथ से, ठीक है, आपके पैर से, कहीं से भी एक आर्टरी को चूज़ किया जाता है विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट, और उसको डायलिसिंग यूनिट में उसके ब्लड पंप किया जाता है जो कि एक आर्टिफिशियल किडनी होता है। और उस डायलिसिंग यूनिट के अंदर आपके हेपेरिन भी प्रेजेंट होता है विच इज़ एन एंटी कोएगुलेंट, जो आपके ब्लड को कोएगुलेट करने से बचाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट है लेकिन बॉडी के बाहर नहीं प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियली डाला जाता है जो कि ब्लड को कोएगुलेट करने से बचाएगा। और साथ साथ डायलिसिस फ्लूइड होता है जिसके अंदर वही सारी चीज़ प्रेजेंट होती है जो प्लाज्मा के अंदर होती है एक्सेप्ट द वेस्ट, ताकि वो ब्लड से सारा वेस्ट खींच पाए, राइट। हीमोडायलिजर क्या होता है, एक सेलोफिन ट्यूब होती है, सेलोफिन ट्यूब होती है जिसके अंदर सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो कि ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होगा, बहुत सिमिलर होगा ब्लड प्लाज्मा के, लेकिन उसमें किसी भी तरह का यूरिया या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं प्रेजेंट होगा। जब ये आपका ब्लड सेलोफिन ट्यूब से होके जाता है तो जितना भी यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्सेस सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोजन आयन जो भी होगा, ये सब एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट, वो सारे आपके सेलोफिन ट्यूब के फ्लूइड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको वो खींच लेता है, डिफ्यूज़ कर लेता है ब्लड से, और ब्लड को बाहर की तरफ वापस से प्योर फॉर्म में पास कर दिया जाता है, ठीक है। Nitrogenous waste are absent in dialysing fluid. These substances freely move out, thereby
क्लियरिंग द ब्लड। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो सारे डायलिसिंग फ्लूइड खींच लेता है डिफ्यूजन के थ्रू फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड क्लियर होके वापस से पंप इन कर दिया जाता है आपके वेन्स के थ्रू आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, कैसे पंप अप किया जाता है? एंटी हेपरिन ऐड करके। पहले हेपरिन ऐड किया क्योंकि उसको एंटी कोएगुलेंट चाहिए था। एक बार क्लियर हो गया ब्लड तो वापस से एंटी हेपरिन दे दिया जाता है कि भैया जब ब्लड अंदर जाए तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ना चला जाए जो कि ब्लड के लिए हार्मफुल हो, क्योंकि अंदर तो हेपरिन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एंटी हेपरिन देके वापस से ब्लड को वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू लाया जाता है और वेन्स के थ्रू डाला जाता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर उल्टा कर दोगे कि वेन्स का ब्लड निकालोगे और आर्टरीज का डालोगे तो भाई फंक्शन ही पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का गड़बड़ हो जाएगा। तो वेन्स के थ्रू अंदर वापस डालते हैं। दिस मेथड इज अ बोन फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन जो लोग हीमोडायलिसिस कराते हैं उनकी लाइफ बहुत ही सीडेटरी हो जाती है, मतलब वो बेड रिडन हो जाते हैं, क्योंकि उनको वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार डायलिसिस करानी होती है। और डायलिसिस इज़ नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस। 2 से 3 घंटे लगते हैं बेड पे लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, मतलब क्या कहोगे, एफिशिएंसी इंसान की डिक्रीज होने लगती है। डेफिनेटली एक जरिया है सिर्फ इंसान को जिंदा रखने का, एज सच इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है एक्सेप्ट किडनी ट्रांसप्लांट, विच इज़ मतलब एक एज के बाद तो वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये बहुत ही ओल्ड एज में हीमोडायलिसिस जब होती है तो दिस इज जस्ट टू कीप द पर्सन अलाइव, राइट। अब डिसऑर्डर दूसरा देखें, रीनल फेलियर। ठीक है, रीनल फेलियर मतलब आपका किडनी डिसफंक्शन कर रहा है, ओलिगो यूरिया देखा जा रहा है, एन्यूरिया देखा जाता है, सडन राइज इन मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया क्रिएटिनिन इन ब्लड। ठीक है, तो आपके सडनली देखा जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया का कंटेंट बढ़ गया है। ठीक है, यूरिया का कंटेंट बढ़ गया है और आपका रीनल डिसफंक्शन देखा जा रहा है। ठीक है, ये सडन भी हो सकता है और बहुत लंबे प्रोसेस से भी हो सकता है कि मतलब धीरे 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 ये रोग हुआ हो या रीनल डिसफंक्शन हुआ हो, या हो सकता है किसी कारणवश अचानक से ये चेंजेस आपके रीनल के अंदर देखे गए। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। इसका एक ही उपाय है, रीनल फेलियर का तो एक ही उपाय है, रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि डोनर आपके फैमिली से बहुत ही क्लोज होना चाहिए, बहुत ही क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ताकि आपका उनसे डीएनए मैच कर पाए और इम्यून सिस्टम आपके जो नया किडनी आप ट्रांसप्लांट करें उसको रेजिस्ट ना करे, उसको इम्यून आपका रिजेक्ट ना करे, जिसकी वजह से डैमेज भी हो सकता है उस ट्रांसप्लांट की वजह से आपकी बॉडी को। हाँ, तो इसलिए मोस्ट क्लोज रिलेटिव से ये आपके डोनेट किया जाता है किडनी। तो इंसान में 2 किडनी होती है डेफिनेटली, एक किडनी से भी इंसान जिंदा रह सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एक ही किडनी एक बार में काम करती है, दोनों किडनी काम साथ नहीं करती है। तो डेफिनेटली एक किडनी ऐसे ही आपकी पड़ी रहती है। तो बट 2 होती हैं, इंसान ने भगवान जी ने 2 बनाई है, तो मतलब एक में कुछ भी गड़बड़ी है तो दूसरी काम करेगी, इस वजह से बनाई। बट ऐसा नहीं कि एक किडनी के सारे इंसान जी नहीं सकता, बिल्कुल जी सकता है, बस उसको एक्स्ट्रा केयर रखना है अपनी किडनी का कि उसको कुछ होने नहीं देना, क्योंकि दैट इज द ओनली वे टू सर्वाइव, राइट। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जब ग्लोमेरुलस में आपके इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन देखी जाती है, जिससे रीनल फेलियर और डेथ होने के पूरे चांसेस होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूरोलिथियासिस। क्या है ये? रीनल कैल्कुला, जिसको आप स्टोन, किडनी स्टोन कहते हो, हिंदी में पथरी के नाम से जानते हो, राइट। किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, जो लोग बहुत जंग या बाहर का फूड खाते हैं जिसमें बहुत सारे आपके छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे कैल्शियम के टुकड़े या कंकड़ जैसा बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, तो वो जाके आपकी किडनी में जमने लगते हैं, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, उसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट, आपका यूरिक एसिड, और उससे स्टोन बना लेता है, जिसको हम रीनल कैल्कुलाई या यूरोलिथियासिस कहते हैं, राइट। तो ये स्टोन्स आपके, पहले अगर छोटा स्टोन होता है तो मेडिसिन से इसको बाय यूरिन आपके फ्लश आउट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर स्टोन का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है कि वो फ्लश आउट नहीं हो सकता है, ठीक है, और डायग्नोसिस लेट हुआ है, तब आपका सर्जिकल मेथड से इसको निकाला जाता है, राइट। तो ये थे हमारे डिसऑर्डर्स फ्रॉम एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो यहाँ पे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर खत्म हो गया है, राइट।
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन, राइट। और अब मैं पूछूंगी आपसे 2 सवाल जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। उससे पहले बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करके अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स से, सारे ग्रुप्स पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एवरीवेयर। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये यहाँ पे ख़त्म होता है चैप्टर। अब मैं पूछूंगी आपसे पहला सवाल आज का, प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन इंडिकेट्स डायबिटीज़ मेलिटस। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके यूरिन में प्रेजेंट होने से डायबिटीज़ मेलिटस को इंडिकेट कर रही है? ध्यान से ऑप्शन पढ़ना, जल्दीबाजी में एक देख के खुश होकर आंसर मत दे देना, ये गड़बड़ी आप एग्जाम में भी करते हैं। एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन आर एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब अदर देन किडनी। कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिलीज आउट करने में मदद करते हैं? अगेन देयर आर 4 ऑप्शन, यू हैव टू चूज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून। एंड अब हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो उसमें हम डिफरेंट अपने मसल्स के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे उनका कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है, वो हम नेक्स्ट सेशन से अब शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग बच्चों।